जोएल अपनी कार में अकेला बैठा हुआ था, सोच में डूबा हुआ। तभी अचानक एक और कार आई। जोएल को इस कार के आने पर कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने बालाक्लाव पहनने का फैसला किया। कार से बाहर निकलते हुए वह अपनी बंदूक से उस कार वाले को धमकाता है और उसे बंधक बना लेता है। वो उसे एक घर में ले जाता है जहां एक और आदमी मिल जाता है। जोएल उसे आरोपित करता है कि वो और उसके लोग एक मासूम माँ बच्चे की हत्या में शामिल थे। इसके बाद जोएल अपने बंधक का गला काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, यह उम्मीद करते हुए कि श्राप उस पर असर करेगा। लेकिन जब दूसरा आदमी जोएल पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जोएल अपनी जान बचाते हुए उसे मार देता है। इससे जोएल और भी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि श्राप अब भी उसके साथ है। तभी अचानक लुइस नाम का एक बच्चा सामने आता है जो उसे ये बताता है कि यह श्राप अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जोएल अपनी जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करता है। किसी तरह वो खिड़की से बाहर कूदने में कामयाब होता है, लेकिन फिर एक ट्रक की टक्कर से उसकी जान चली जाती है। अब कहानी एक साक्षात्कार में बदल जाती है जहां स्काई रिले, जो एक मशहूर गायिका हैं, एक हादसे के बारे में बताती हैं। इस हादसे में उनके साथी पॉल की जान चली गई थी। स्काई इस बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती हैं और मेजबान से साझा करती हैं कि ये दुर्घटना उनके जीवन के सबसे मुश्किल वक्त का हिस्सा थी। स्काई रिले एक बड़े संगीत दौरे पर थी, लेकिन दौरे के दौरान मानसिक तनाव ने उसे तोड़ दिया था। उसे राहत पाने के लिए ड्रग्स और शराब का सहारा लेना पड़ा। साक्षात्कार के दौरान वह बाहर खड़े अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देती है और फिर कार में अपनी मां एलिजाबेथ और निजी सहायक जोशुआ के साथ बैठती है। हालांकि उसकी पीठ में दर्द बहुत ज्यादा था, फिर भी वो रिहर्सल में जाने का फैसला करती है। रिहर्सल खत्म होने के बाद वो अपनी नृत्य क्षमता में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत करने का मन बनाती है। कार में वापस लौटते हुए उसकी मां स्काई पर दबाव डालती है कि वह अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाए, जबकि स्काई अभी भी दर्द में थी। इस बीच स्काई लुइस से मदद मांगती है, उसे ये बताती है कि वह दर्द निवारक दवाएं चाहती है क्योंकि उसके लिए इसे खुद से खरीदना मुश्किल हो रहा था, खासकर उसके पिछले पदार्थों के दुरुपयोग के कारण। और फिर स्काई अपनी मां से चुपके से होटल में लुइस से मिलने का प्लान बनाती है। लेकिन जब वह लुइस से मिलने पहुंचती है, लुइस उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है कि उसने उसके संदेशों का जवाब देना भूल गया था। लुइस का व्यवहार अजीब था और स्काई देखती है कि वो कुछ अवैध पदार्थ सूंघ रहा था। वो बताता है कि हाल ही में उसका जीवन एक बुरा सपना बन चुका है। वो स्काई से कहता है कि वो दवा लेने जा रहा है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। जब स्काई इंतजार करती है तो वो लुइस के कमरे में फैली हुई अव्यवस्था को देखती है। जैसे ही वो उसे बुलाती है, मेज पर अवैध पदार्थ बिखरे हुए होते हैं। लुइस कोई जवाब नहीं देता और स्काई कमरे की ओर बढ़ने लगती है। लुइस अचानक डरता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो स्काई के पास पहुंचती है, उसका चेहरा एक खौफनाक मुस्कान से भर जाता है। वो खड़ा हो जाता है और पास पड़े एक वजन से वो बार बार मारता है। उसके चेहरे पर चोटें लगती हैं और उसकी आंखें भी जख्मी हो जाती हैं। जैसे ही वो आखिरी वार करता है, स्काई पीछे हटने के लिए मुड़ती है और घबराकर उल्टी कर देती है। वो हाथ बढ़ाकर मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ पल के लिए उसकी हिम्मत डगमगा जाती है क्योंकि कमरे में कुछ और भी डरावना था। स्काई अपने पुराने संघर्षों और नशे की लत की यादों से जूझ रही थी। एक रात की गलतियां और उसकी मानसिक हालत ने उसे परेशान कर दिया। जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस लौटती है तो उसे ज्वलंत मतिभ्रम का सामना करना पड़ता है। अगले दिन थककर वो काम पर जाती है, लेकिन लगातार उसके मन में बेचैनी रहती है। वो सोचती है कि शायद उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेम्मा से बात करना चाहिए, हालांकि उनके बीच हाल ही में कुछ झगड़े हुए थे। जब वो फोन करने वाली होती है, तभी एक अजनबी नंबर से एक रहस्यमय संदेश आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो पिछली रात लुइस के घर पर थी। संदेश ने उसे और भी डराया। वो लुइस को अजीब स्थिति में देखती है। वो बेजान अवस्था में पड़ा होता है और उसके पीछे एक विकृत चेहरा खड़ा था। ये दृश्य देखकर स्काई को दिल से डर लगने लगता है। अचानक वह दर्द में चीखने लगती है क्योंकि वह महसूस करती है कि वह चेहरा उसके ऊपर एक भयानक मुस्कान थोप रहा है। इसके बाद एक फैन मीटअप में अल्फ्रेड नाम का आदमी उसे एक डरावनी मुस्कान के साथ घेरता है। वो उसे अत्यधिक चापलूसी करता है और कहता है कि वो कितनी सुंदर है। स्काई कोशिश करती है कि वह उससे बच सके, लेकिन तभी एक और लड़की बिल्कुल उसी डरावनी मुस्कान के साथ आती है। स्काई अपनी सहज प्रवृत्ति को नजरअंदाज करके लड़की की शर्ट पर साइन कर देती है। घर लौटने पर स्काई को लगता है कि उसे जेम्मा से माफी मांगनी चाहिए। वो फोन करती है, फिर संगीत का अभ्यास करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। घबराई हुई वह कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि वही शर्ट जिस पर उसने अल्फ्रेड के लिए साइन किए थे मेज पर रखी हुई है और उसके कपड़े बिखरे हुए हैं। जब वो मंजिल की ओर देखती है तो अल्फ्रेड दरवाजे पर खड़ा होता है। घबराकर वो दरवाजे की ओर दौड़ती है और जेम्मा से टकरा जाती है। स्काई जेम्मा को इस अजीब घटना के बारे में बताती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि वहां ना तो टूटा हुआ कांच है और ना ही बिखरी हुई शर्ट। ये देखकर वो और भी परेशान हो जाती है। वो जेम्मा को अपना पूरा अनुभव बताती है, जिसमें लुइस की आत्महत्या भी शामिल थी। वो सोचती है कि क्या उसे ये घटना पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए,
लेकिन जेम्मा उसे ऐसा न करने की सलाह देती है। स्काई और जेम्मा रात को सोते हैं, लेकिन स्काई की आंखें बहुत देर तक नहीं लगती। एक डरावने सपने से जागने पर वह अपने मृत प्रेमी पॉल हडसन की यादों में खो जाती है, खासकर उस खौफनाक कार दुर्घटना को याद करके। वो बिस्तर से उठकर जेम्मा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो जेम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है जो उसे और भी डराती है। ये देखकर स्काई पीछे हट जाती है और उसे एहसास होता है कि अब एक नया दिन शुरू हो चुका है। कपड़े बदलकर वो रिहर्सल के लिए जाती है, लेकिन वहां एक घटना घटित होती है जब एक टीम का सदस्य गलती से उसे धक्का दे देता है। उसके पैर में कुछ चुभने लगता है, दर्द से वो चीखने लगती है। कोरियोग्राफर दौड़कर आता है और ये देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि उसके पैर में कोई चोट नहीं है। स्काई गुस्से में आकर अपने साथी को धक्का देने का आरोप लगाती है और परेशान होकर रिहर्सल छोड़ देती है। वो अपने कमरे की ओर जाती है और जोशुआ को बाहर निकलते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कमरे में प्रवेश करने पर वह पाती है कि सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हताश होकर वह अपने बालों को खींचने लगती है, जैसे वह किसी और को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हो। स्काई को लगा कि जोशुआ ही उसके ड्रेसिंग रूम में गड़बड़ कर रहा था, लेकिन उसकी मां ने साफ तौर पर कहा कि वह सुबह से ही जोशुआ के साथ था और फिर शक जताया कि क्या स्काई फिर से ड्रग्स का सेवन कर रही है। ये सुनकर स्काई और उसकी मां के बीच बहस हो गई। उसकी मां ने उसे शांत होने की सलाह दी, क्योंकि उसे एक कार्यक्रम में भाषण देना था। स्काई उस दिन युवा महिलाओं के एक धन जुटाने के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए खड़ी थी और जेम्मा को संदेश भेज रही थी। तभी उसे एक अज्ञात नंबर से संदेश आता है। संदेश में लिखा था कि वह उसकी पहचान जानता है। जैसे ही उसे भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, प्रॉम्प्टर अचानक खराब हो जाता है। वह लड़खड़ा जाती है और कुछ अजीब चुटकुले बना देती है। फिर जब वह खुद को संभालने की कोशिश करती है तो प्रॉम्प्टर की ओर देखती है, लेकिन गलती से वह अपने मृत प्रेमी पॉल का नाम ले लेती है। ये सुनते ही वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह दर्शकों में पॉल को देखती है। वो उसके पास आते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है, जिससे वह घबराती है और कहती है, मेरे पास मुस्कुराना बंद करो। फिर हड़बड़ी में वह एक महिला को धक्का दे देती है जो उसे सहारा देने आई थी, और वो महिला गिर जाती है। पॉल अचानक गायब हो जाता है। घर लौटकर स्काई अपना फोन उठाती है और जेम्मा को एक संदेश भेजने की सोचती है, लेकिन उससे पहले उसे एक और अज्ञात संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि उसका जीवन खतरे में है। संदेश में एक वीडियो भी था जिसमें लुइस अपने घर में घबराया हुआ नजर आता है। जैसे ही स्काई वीडियो को देखती है और ऊपर की ओर देखती है, ये देख स्काई पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो उस अज्ञात प्रेषक से अपना स्थान बताने की मांग करती है और तुरंत वहां से चली जाती है, जहां उसे प्रेषक मॉरिस मिलता है। मॉरिस बताता है कि उसका भाई भी उसी अभिशाप का शिकार हुआ था। वो ये भी बताता है कि लुइस ने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उसे एक रहस्यमय इकाई ने मार डाला था। अब उस इकाई ने अपना शरीर छोड़ दिया था और स्काई को अगला मेजबान बनाने का फैसला किया था। मॉरिस ने स्काई को सख्त चेतावनी दी कि अगर वह नहीं चाहती कि इकाई और लोगों को नुकसान पहुंचाए तो उसे अपना जीवन खत्म करना होगा, ताकि इकाई उसे और अन्य विक्टिम्स को न पकड़ सके। उसने सुझाव दिया कि वह 30 सेकंड के लिए अपने दिल को रोक दे, जिससे इकाई बाहर चली जाएगी और फिर वह वापस आ जाएगी। मॉरिस ने बताया कि आमतौर पर किसी मेजबान को इकाई को मारने से 1 हफ्ते पहले तक जिंदा रहना पड़ता है, और स्काई पहले ही 3 दिन बर्बाद कर चुकी है। स्काई ने उसे पागल समझा और गुस्से में बार से बाहर निकल गई। घर वापस आकर वह गुस्से में अपनी चीजें इकट्ठा करने लगती है, लेकिन अचानक एक चीज फर्श पर गिर जाती है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकती है, उसकी पीठ में तेज दर्द होता है और वह परेशान होकर अपने बालों को खींचने लगती है। वो थोड़ी देर बैठकर दर्द निवारक दवा लेती है, फिर बाथरूम से बाहर आती है। बाहर आते ही वो देखती है कि उसकी डांस टीम उसे देखकर मुस्कुरा रही है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, वो लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। उसकी आंख में चोट लग जाती है और उसकी टीम उसे हंसी में इधर उधर घुमा देती है। फिर अचानक दृश्य बदलता है और हम वापस जाते हैं कुछ समय पहले के उस पल में, जब स्काई और पॉल एक कार में नशे में थे। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो रही थी। पॉल ने स्काई को गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर काबू पाने के लिए उकसाया और इस दौरान एक भयावह दुर्घटना हो जाती है। स्काई अचानक अस्पताल में जागती है और महसूस करती है कि यह बस एक बुरा सपना था। उसकी मां पास में बैठी होती है और उसे समझाती है कि उसे अच्छे से देखभाल में रहना होगा, ताकि वह फिर से अपने प्रदर्शन में शीर्ष स्थिति में आ सके। स्काई को यह सुनकर और भी निराशा होती है और वह अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देती है और उसे गुस्से में कृतज्ञता का एहसास दिलाती है। फिर एक चौंकाने वाले पल में उसकी मां एक डरावनी मुस्कान के साथ एक दर्पण को तोड़ देती है और उसके अंदर से एक शार्ड निकालकर उसे घातक रूप से मार देती है। इस बीच स्काई ने अपना इव फाड़ दिया और सब कुछ और भी उलझा हुआ हो जाता है। स्काई ने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ते हुए देखा कि उसके हाथ और गाउन खून से सने हुए थे। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और अपनी मां को फर्श पर मृत पाया, और यह दृश्य स्काई के लिए किसी बुरे सपने जैसा था।
वो चुपचाप अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोशुआ की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो पास के सुरक्षा गार्ड से बंदूक छीनती है और भागने की कोशिश करती है। बाहर निकलते समय स्काई की मुलाकात जेम्मा से होती है। जेम्मा उसकी चोटिल पैर को देखती है और उसे गाड़ी चलाने का प्रस्ताव देती है। स्काई डरते हुए मॉरिस को एक संदेश भेजती है, जिसमें उसे द्वीप पर आने का निर्देश देती है। रास्ते में उसका फ़ोन बजता है और स्क्रीन पर जेम्मा का नाम दिखता है, जिससे स्काई की चिंता और बढ़ जाती है। वो जेम्मा से पूछती है कि वह कहाँ है, तो जेम्मा बताती है कि वे 1 साल से नहीं मिले हैं क्योंकि उनके बीच झगड़ा हो गया था। अचानक स्काई को एहसास होता है कि वह जेम्मा को देख रही है, लेकिन उसका चेहरा भयावह मुस्कान से भरा हुआ है। स्काई समझ जाती है कि यह असली जेम्मा नहीं है, बल्कि उसकी कल्पना का हिस्सा है कि यह सब झूठ है और वह अब इससे बाहर आना चाहती है। कुछ ही समय बाद स्काई खुद को गाड़ी चलाते हुए पाती है। वो मॉरिस द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचती है, जहां वह एक नई पोशाक में बदल जाती है। मॉरिस उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां वह पहले उसे एक इंजेक्शन देने की योजना बनाता है। इंजेक्शन के बाद वह उसे पुनर्जीवित करने का सोचता है, लेकिन जैसे ही मॉरिस कमरे से बाहर जाता है, खून स्काई पर टपकता है और उसे छत की ओर देखने की मजबूरी होती है। वहां उसे इकाई दिखाई देती है, जो उसकी उपस्थिति की नकल कर रही है और सीट बेल्ट से बंधी हुई है। इकाई खुद को मुक्त करके उसके ऊपर गिर जाती है और अजीब तरीके से उसे बताती है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। स्काई को यह एहसास होता है कि मॉरिस उसे बचाने नहीं आने वाला। हताश, स्काई संघर्ष करती है और मॉरिस द्वारा बताए गए इंजेक्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। स्काई को अचानक एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने महसूस किया था, वो कभी असली नहीं था। इकाई उसे कमरे से बाहर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर एक पल में स्काई खुद को एक संगीत समारोह में मंच पर पाती है। वो दूर से जोशुआ और अपनी मां को देखकर, लेकिन जैसे ही वो आगे देखती है, उसे अपनी ही तरह की इकाई को खतरनाक मुस्कान के साथ खड़ा देखकर डर लगने लगता है। इकाई धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर निकलती है और एक भयावह रूप में बदल जाती है, जो अब स्काई को चारों ओर से घेर लेती है। स्काई उस प्राणी के साथ विलीन हो जाती है, जिससे दर्शकों में हलचल मच जाती है और वे घबराते हुए उसे मंच पर गिरते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद स्काई फिर से उठती है। अब उसकी चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। वह हिंसक तरीके से खुद को माइक्रोफोन से मारने लगती है। माइक्रोफोन उसकी आंख में फंसा हुआ है और उसके चेहरे से खून बह रहा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।